हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज का जो लेक्चर है हमारा पूरा प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है ना, पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसमें। उससे पहले कुछ एक दो डिटर्मिनेंट हमने लिया है जिसको इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे कैसे इवेल्युएशन होता है, जो कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। जो प्रीवियस लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर इसका डिटर्मिनेंट का, उसमें हमने क्या देखा था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। इसको हम इवेल्युएट, पूरा इवेल्युएशन नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी इवेल्युएट कैसे करते हैं, माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। अब मैं यहाँ पे आपको इवेल्युएशन दिखाने वाला हूँ कि हाउ टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप या तो किसी रो या किसी कॉलम वाइज इसको इवेल्युएट करोगे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस रो नंबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको इवेल्युएट कर रहा हूँ। सबसे पहले पहला एलिमेंट बाहर आया, जो एलिमेंट बाहर आएगा, ये एलिमेंट बाहर आ चुका है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप एलिमिनेट कर दें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 5 6 8 9 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू 5। मैं एक बार पूरा ऐसे लिख देता हूँ, 5 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 6 और 6 इंटू 8। देन सेकेंड एलिमेंट आएगा, एक डिफॉल्ट माइनस लेके आएगा, माइनस का 2। ये कॉलम और ये रो गायब हो गया, गायब मतलब हमने एलिमिनेट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6 एंड ये प्लस का रह जाएगा +3। अब ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट हो गया, तो 4 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5। आप समझ गए होंगे कि मैं इतना डिटेल में क्यों लिख रहा हूँ, तब आपको आइडिया लग जाएगी कहाँ हम कैसे कर रहे हैं। तो दिस इज 1 का तो कोई मतलब वैसे भी है नहीं। दिस इज 45 माइनस 48 माइनस 2 इंटू दिस इज 36 और माइनस 42 एंड +3 इंटू दिस इज 32 माइनस 35। ठीक है, वैल्यू हम बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज 3 एंड हेयर 36 माइनस 42 माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस का 12 हो जाएगा, +12 एंड माइनस 3, देखो ध्यान से, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, तो दिस विल बी 0। तो ये हो गया हमारा 0 आंसर। आप और ऐसे इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप इधर से भी इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे, 1 को बाहर लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 9। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 45 माइनस 48, 45 माइनस 48 एंड फिर माइनस का 4 लिया। सेकंड वाले में माइनस लेना आपको, इधर लोगे तो माइनस प्लस माइनस आता है। 4 लिया तो ये एलिमिनेट हो गया, तो 18 माइनस 24, 9 इंटू 2 18 माइनस 24 एंड प्लस 7 लिया तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 15, 12 माइनस 15। तो क्या हो जाएगा यहाँ से -3, दिस विल बी -3। देखो यहाँ पे -3 हमारा छूटा हुआ है, ठीक है ना, तो ये हो गया एंड -4 इंटू 18 माइनस 24 -6 एंड प्लस 7 माइनस 3 -21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस 24 एंड -21, दैट विल ऑल्सो बी 0। तो कैसे भी करोगे आप, आंसर क्या आना, आपको 0 आना है। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस छूट गया था, बट मेरे दिमाग में था कि माइनस है यहाँ पे, दैट्स वाई मैंने 0 लिख दिया था डायरेक्टली। तो इसका मतलब आप इसको याद ही रख लें। याद कैसे रखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देख रहे हो ना, आपको एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। यदि ऐसा रहेगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 3 बाहर लिया, 0 माइनस 3, देखो ध्यान से, 0 इंटू 8 0 माइनस 3 एंड देन माइनस का 5 बाहर लिया तो क्या हो जाएगा, ये गायब हो गया। 8 इंटू 2 16 प्लस 1, 16 माइनस ऑफ -1 दैट विल बी +1 एंड प्लस 9 बाहर लिया तो क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो 6 माइनस 0, दिस इज 6 माइनस 0। क्या हो गया आंसर, -9, 17 इंटू -5, -5 इंटू 17 कितना होता है 85 एंड 9 इंटू 6 प्लस का 54, तो कितना हो जाएगा, दिस टोटल विल बी 94 माइनस का 94 प्लस का 54, हेंस आंसर विल बी माइनस का 40। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास है नहीं कि आपको कुछ सोचना है कि इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बिल्कुल वैसे ही ओपन करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। सबसे पहले 1 को बाहर लिया, 1 को बाहर लिया तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचेगा, तो आपको एक डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2 6 -1 -7 2 एंड 0 8 9 एंड 3। समझ रहे हैं आप बात को। वहां पे क्या था, 2 इंटू 2 का था, मैं डायरेक्टली एवेल्युएट कर लेता रहा था।
फिर ऑटोमेटिक एक माइनस आएगा और सेकंड एलिमेंट आएगा 3 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप एलिमिनेट करेंगे तो फिर आपको 3 into 3 का डिटर्मिनेंट बचेगा 0 1 -5 0 1 -5 6 2 9 6 2 and 9 -1 0 3 -1 0 and 3 ठीक है। फिर आप ऑटोमेटिक प्लस आएगा, प्लस में क्या लेंगे आप माइनस का 1 लेना है आपको, यहाँ पे -1 ले लिया आपने तो फिर एक डिटरमिनेंट आप यहाँ पे 3 into 3 का बनाएंगे, उसमें ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगा तो 0 1 -5 0 1 -5 2 -7 8 2 -7 8 एंड -1 0 3। ध्यान से देखेंगे आप -1 0 एंड 3 ये हमारा बन गया तीसरा डिटरमिनेंट। एंड देन प्लस माइनस प्लस एंड देन अगेन माइनस लिया और एक और सॉरी माइनस का 5 लेंगे पहले देन डिटरमिनेंट बनाएंगे, एक और डिटरमिनेंट यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम एलिमिनेट हो गया तो क्या बचा 0 1 -5 2 -7 8 एंड 6 2 एंड 9। ठीक है, तो ये इतना बच गया, ये हमारा मतलब पहला ऑपरेशन हो गया हमारा। अब देखो क्या करते हैं, अब फिर ये अपने आप में ऑपरेट होगा तो 1 into एनीथिंग 1 ही एनीथिंग रह जाएगा, 1 तो एलिमिनेट हो गया एज इट इज। तो पहले वाले को ओपन करते हैं, 2 बाहर लिया तो अब क्या हो जाएगा ये गायब इधर और इधर का, तो ये 6 - 0 6। ठीक है, -6 बाहर लिया तो क्या हो जाएगा ये और ये एलिमिनेट हो गया तो माइनस का 21 -0 तो दिस इज -21 एंड माइनस का 1 चूंकि पहले से यहाँ प्लस लेना था प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज -7 into 9 -63 एंड -16। ये हमने पहले को ओपन कर दिया। देन -3 into इसको ओपन करो तो 0 के साथ कुछ भी ओपन करोगे 0 into एनीथिंग 0 ही होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखते, ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। -6 into 6 ले लिया तो ये और ये एलिमिनेट हो गया तो 1 into 3 3 -0 तो दिस इज 3 एंड ये क्या हो जाएगा प्लस लेना है तो प्लस ऑफ -1 -1 हो जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 9 और माइनस ऑफ -10 +10 हो जाएगा तो 9 + 10 हो गया। ये देखें आप दूसरा हमने डिटरमिनेंट ओपन कर लिया एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस और 1 का कोई वैसे भी रोल नहीं है तो ऐसे एज इट इज रहने दो आप इसको। और यहाँ मैं इसको एवेल्युएट करता हूँ तो पहला यहाँ भी एलिमेंट 0 मिला तो 0 into एनीथिंग 0 ही आएगा। देन सेकंड वाले में 2 की जगह -2 लेना पड़ेगा क्योंकि एक डिफॉल्ट माइनस आएगा यहाँ पे, ये आपको मैं समझाया था को फैक्टर की वजह से आता है। ठीक है, तो ये ले लिया, यहाँ से ये गायब हो गया तो 1 into 3 3 -0 क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा एंड देन -1 into -1 के केस में ये और ये एलिमिनेट 8 ये तो 8 हो गया और देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 -35। ठीक है, ये हो गया एंड देन -5 बाहर रहने दिया, ये अब ये 0 के साथ कुछ भी ओपन होगा तो 0 ही रह जाएगा तो इसको एज इट इज रहने दिया। अगले में माइनस आएगा और 2 के साथ ओपन होगा तो ये कॉलम और ये रो हमारा एलिमिनेट हो गया तो दिस इज 9 एंड -10 होना चाहिए था लेकिन एक और एडिशनल माइनस आएगा तो +10 हो जाएगा। देखें ध्यान से 9 + 10 एंड प्लस 6 into 1 into 8 एंड माइनस का 35। ठीक है, जैसा आपको कंसेप्ट बताएगा बिल्कुल वैसे ही करना है। तो दिस इज 12, दिस इज 21 into 6 प्लस का आ जाएगा तो 21 into 6 क्या हो जाएगा 126 हो जाता है तो प्लस का 126 एंड दिस इज माइनस से मल्टीप्लाई का सब प्लस बन जाएगा तो 16 + 63 16 + 63 कितना हो जाएगा 79 तो ये प्लस का 79 हो गया। इसको भी ऐसे ही ओपन करते तो 0 वाले का कोई रोल है नहीं। दिस इज -18 into -3 प्लस का 54, दिस इज -19 into -3 प्लस का 57। ठीक है, इधर ओपन करते हैं तो ये 0 रहा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस बना के 6 कर देगा तो दिस इज +6 एंड दिस इज 35 - 8 कितना हो जाएगा जी 27 माइनस का इंटू -1 तो प्लस का 27 एंड दिस इज 0 और ये 19 into 2 38 माइनस का और ये -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 38 into 5 कितना हो जाता है 38 into 5 380/2 कर लो, वैसे कर लो जैसे करना है आपको। तो ये हो जाएगा 38 into 5 ऐसे लिख देता हूँ मैं, लो आप कर लेंगे। वैसे 380 / 2 तो आपको 190 दिख रहा है डायरेक्टली और दिस इज -27 into 6 -27 into 6 तो ये रहा
और इंटू 5 एक बाहर का देगा और प्लस बना देगा ये, ठीक है। तो ये आपको इवेल्युएट करके लिखना है यहाँ पे, इवेल्युएट, एंड ये क्या करना है आपको, सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। क्यों जी, अरे बेसिक कैलकुलेशन है, अब इसको मैं करके दूं, इसका कोई मतलब लॉजिक तो बनता नहीं है मैं करके दूं या आप कर लो। बस यहाँ पे लॉजिक क्या था कि आपको कंसेप्ट समझना है कि हाँ हमने क्वेश्चन कैसे डील किया, ठीक है। अच्छा पहली बात ये बता दूं, ये 4/4 का जो डिटर्मिनेंट है वैसे भी हमारे सिलेबस में ये है नहीं, बट आता है, ठीक है, क्योंकि ये रेड्यूसेबल होता है 3x3 के फॉर्म में, तो आ जाएगा ये। बट इसके एक्चुअल कंसेप्ट्स नहीं आएंगे, वो इसी फॉर्म में आएगा कि आसानी से ये रिड्यूस हो जाए 3x3 में और हम उसको डील कर पाए, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम आगे चलेंगे, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं से डिटर्मिनेंट का काम स्टार्ट होता है। सच बता रहे हैं आपकी कसम, इसको ध्यान से देखना जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से ही करेंगे, डायरेक्टली हम नहीं करेंगे अब आगे, राइट है ना। तो देखें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की हम बात करेंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज नंबर 1 की बात करेंगे। आप यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो स्लैश कॉलम विल बी 0। मतलब यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए, मैं एक डिटर्मिनेंट लिखता हूँ यहाँ पे 1 2, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 कर दोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ओपन करके देखो, 1 × 0 0 माइनस 2 × 0 0, आया ना 0। और ले लो आप कॉलम 0 करके, रो 0 करके देख लो 0 0, और यहाँ पे 8 और 10 ले लो तो भी क्या हो जाएगा, ओपन करोगे तो 0 × 0 0 × 10 0 माइनस 0 × 8 0, दैट विल बी 0। एक 3 × 3 का ले लेते हैं, ठीक है, 5 8 3 2 1 7 एंड 0 0 0। देखो तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है क्या, ये चेक करना है। अच्छा जो चीजें मैंने यहाँ पे टाइप की है बिल्कुल ना सोचे कि कहीं से टाइप कर दिया गया, मैंने बिल्कुल खुद से लिखा हुआ है और उसको टाइप किया गया है, मैंने खुद से ही टाइप किया, वो भी अलग से किसी ने नहीं किया। ओपन करते हैं इसको, 5 बाहर लिया, ठीक है, 5 बाहर लिया तो ये रो और कॉलम एलिमिनेट हो गया। देखो ध्यान से, तो 1 × 0 0 माइनस 7 × 0 0, अगला एक माइनस आएगा और 8 आ जाएगा, 8 आया तो ये रो और कॉलम एलिमिनेट। ध्यान से देखिए ये रो और कॉलम एलिमिनेट, तो 2 × 0 0 माइनस 0 × 7 0 एंड प्लस आ जाएगा 3। और अब यहाँ भी ध्यान से देखिए 2 × 0 0 माइनस 0 × 1 0, तो 0 माइनस 0, तो देखो ना ये तो 0 × 5 0, 0 × 8 0 0। अभी क्या हो गया, 0 माइनस 0 प्लस 0, कितना भी 0 ला लो यार आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा। तो अब डायरेक्टली किसी भी हमें डिटर्मिनेंट में यदि कोई रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 दिखते हैं तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, आंसर विल बी 0। तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये हमारे कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देगी, ठीक है ना। टाइम हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर JEE और वट एवर, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए टाइम सबसे प्रीसियस होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करना होता है, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोल रहा है कि इफ एनी 2 रो स्लैश कॉलम आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। देखो कोई भी 2 रो, ठीक है, कोई भी 2 रो, यदि मान लो यहाँ पे देखो मैं ये ले लिया 4 5 एंड 4 5 अगेन, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। 4 × 5 20 माइनस 4 × 5 20, आया क्या 0। आप चाहे तो कैसे भी ले लो यार, अभी हमने क्या किया, रो सेम किया था, अभी कॉलम सेम कर लेते हैं, 1 2 1 2, तो होगा क्या 1 × 2 2 माइनस 1 × 2, दैट विल बी 0। अभी 3 × 3 का ले लेते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं मैं, ठीक है ना। 3 × 3 वाले केस में क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 एंड यहाँ जो मर्जी पढ़ ले लो, -1 5 एंड 6, देखो आंसर 0 ही आना है। ओपन किया, 1 को बाहर लिया, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 × 2 12 माइनस 15, फिर -1 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यही 12 माइनस 15, और ये ऑटोमेटिक -1 ही है, दिस इज 6 माइनस 6। अब क्या होगा यहां से, ये -3 × 1 -3, दिस इज -3 × -1 +3 एंड दिस इज 0। ये भी तो कैंसिल आउट, -3 + 3 0, तो 0 हो गया ना आंसर। वही बात बोल रहा है यार, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट का ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर का कहीं गेम क्या है, इसने बोला है क्या ऑर्डर, नहीं, जब नहीं बोला है तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो, 2 रो या 2 कॉलम यदि 0 होते हैं तो आंसर, सॉरी 0 नहीं सेम होते हैं तो आंसर 0 हो जाएगा।
और इसने क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विल बी जीरो। किसी एक रो या कॉलम का यदि एलिमेंट्स जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा। दो का हो गया तो ऑब्वियस ही बात है जीरो होना है, कम से कम एक में ही हो जा रहा है तो दो में तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 हमने कर ली। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। बोला इफ वी इंटरचेंज रो विथ कॉलम, रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। देखते हैं एग्जांपल से, ठीक है ना, एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई पहले से हमारे पास एक डिटरमिनेंट पड़ा हुआ है, सपोज a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3 c1 c2 एंड c3। अब क्या बोल रहा है कि यदि मैं कॉलम और रो को इंटरचेंज कर दूं, इफ वी इंटरचेंज रो विथ कॉलम, ठीक है ना, मान लो डेल्टा न्यू। अब हमने इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज डेल्टा न्यू मिला मुझे। अब रो को मैं कॉलम लिख रहा हूं, तो ये कॉलम वाले को रो लिख लो या रो वाले को कॉलम लिख लो। पहले रो को मैं पहला कॉलम बना देता हूं, तो a1 a2 a3 देखो तो पहला रो पहला कॉलम बन गया, एंड दिस इज b1 b2 b3 एंड दिस इज c1 c2 एंड c3, राइट है ना। तो इसमें बोला कि यहां से यदि आप देखोगे तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा न्यू आएगा। अब इसको चेक करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एक और एग्जांपल। तो ये तो जनरल एग्जांपल था, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। एक तो 2/2 का लेते हैं और एक 3/3 का लेंगे। 3 8 2 1 वैल्यू वैल्यूड किया 3 -16 दैट विल बी -13। ठीक है, अब डेल्टा न्यू करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो 3 2 कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड दिस इज 8 1, तो क्या हो जाएगा 3 -16 दैट विल ऑल्सो बी -13। सेम आया क्या? हाँ जी सेम आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं डेल्टा लिया एक 3 5 9 2 0 1 7 3 -1। ओपन करते हैं, 3 के साथ ओपन किया, 3 बाहर लिया तो दिस इज 0 -3 -3, एक माइनस आ गया और 2 आ जाएगा, 2 ले लिया तो -5 -27, और प्लस का 7 ले लिया तो क्या हो जाएगा 5 -0 दिस विल बी 5। वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज -9 -27 इंटू -5, ये तो ऐड हो जाएगा माइनस का, तो -32 -2 तो +64 एंड +35। तो देखिए टोटल कितना हो जा रहा है, जो भी हो रहा है ये 64 -9 पहले ही कर लो, दिस इज 55 + 35 दिस इज 90। ठीक है, अब मैं डेल्टा न्यू की बात करता हूँ। डेल्टा न्यू में क्या करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ध्यान रखें। तो पहला रो हमारा क्या था 3 2 7, तो मैंने इसको कॉलम बना दिया 3 2 7, दिस इज 5 0 3 एंड दिस इज 9 1 -1। ठीक है, अब 3 को बाहर लिया, वैसे ही ओपन करते हैं, तो 0 -3 इंटू 1 3। ठीक है ना, इसमें तो किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर -5 बाहर लिया ये, तो दिस इज -2 एंड -7, -2 -7, और +9 बाहर लिया तो क्या हो जाएगा 6 -0 6 -0। देखो तो क्या होगा, दिस इज -9 एंड -9 इंटू -5 +45 और +54, कहीं ना कहीं हम वहीं पहुंच गए हैं। क्या हो जाएगा ये 54 और -9 45 + 45 दिस इज 90 ऑल्सो। तो दोनों सेम आया ना, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा न्यू। तो यही तो बता रहे थे कि कभी भी रो और कॉलम को आप आसानी से इंटरचेंज कर सकते हो। कई बार होगा कि कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाते हुए रो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, तो हम चेंज करके कॉलम ले आएंगे, और कभी कॉलम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो चेंज करके रो ले आएंगे। तो कुछ अलग नहीं है इसमें, बस अभी प्रूफ भी देखते चल रहे हो। प्रूफ का मतलब कुछ अलग से ऐसा प्रूफ नहीं दे रहे हैं कंसेप्चुअल, बट एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रूफ दे रहे हैं, और जो काफी वैलिड है, इनवैलिड तो है नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो मैं फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या था कि कोई भी रो के एलिमेंट्स, यदि सारे एलिमेंट्स 0 हैं, सारे होंगे तो ही, या किसी कॉलम के, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। सेकंड क्या था कि कभी भी 2 रो और 2 कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो गए तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई बोला सर एक ही रो और एक कॉलम हो तो, अरे यार बावले मत बनो, उसमें तो एक ही 0 बनेगा ना। उस केस में तो ऐसा बनाओगे ना आप, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, ऐसा बनाओगे ना, ये तो 0 ही है हमेशा। ठीक है, तो ये तो ऐसे बकवास की चीजें हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चले आगे, यस आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, सारी प्रॉपर्टी अपना आप में काफी इंपॉर्टेंट है। कोई ये ना सोचे कि सर कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पर ज्यादा ध्यान दें। यार ज्यादा कम ध्यान नहीं देना,
पहला आएगा तो दूसरा उसके थ्रू आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा उसके थ्रू आएगा, सब इंटर रिलेटेड है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट, देखिए रो को रो के साथ करना है, टू रोज और टू कॉलम्स होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। समझें, यदि मैं मान लो एक जनरल डिटरमिनेंट ले लूं ऐसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। अब इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं करना आपको, रो और कॉलम नहीं, रो क्या बोला, किसी भी टू रो को और किसी भी टू कॉलम्स को। मान लो कि आपने इसको ऐसे लिख दिया कि मैं दूसरे वाले रो को पहली जगह पे लिख दिया a2 b2 एंड c2, दिस इज a1 b1 c1 एंड दिस इज a3 b3 c3। तो अब ये क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या बोला, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। किसने बोला फिर अगेन मैं चेंज कर दूं तो डेल्टा n2 कर दूं तो ये डेल्टा n1 है, अगेन मैं एक और इंटरचेंज कर दूं तो एक और माइनस देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसको, मान लो कि आपने a1 को और नीचे ले आया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे तो a2 b2 c2 है ही हमारे पास, दिस इज a3 b3 c3 एंड दिस इज a1 b1 c1। क्या फर्क पड़ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से दूसरा माइनस अभी एक इंट्रोड्यूस होगा। तो यही है। तो इस पे यदि मैं आपको एग्जांपल ले लिया करूं तो एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले एक 2 into 2 का एग्जांपल आएगा, दिस इज 4 3 -1 एंड 0, ठीक है, इसको मैं डेल्टा बोल देता हूं जी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 into 0 0 माइनस ऑफ -3, तो दिस इज 3। और मैं डेल्टा न्यू में क्या कर रहा हूं, दोनों रो को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा -1 0 एंड 4 3। इस केस में क्या हो जाएगा, -3 -0, दैट विल बी -3। तो ये हो गया, देखो ये प्लस का आया तो ये माइनस का आ गया ना। वही तो बोल रहा है कि आप किसी भी दो रो को चेंज कर लो या दो कॉलम को चेंज करोगे तो एक निगेटिव दे देगा वो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, ये 3 into 3 का लेंगे, 1 2 5 9 0 -1 0 3 2, ठीक है। ओपन करो, इसकी वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 1 को बाहर लिया, वैसे तो 1 को बाहर लेना छोड़ देना चाहिए क्योंकि 1 into एनीथिंग एनीथिंग, 0 into 2 0, माइनस ऑफ -3 +3, एक डिफॉल्ट -2 आ गया, डिफॉल्ट माइनस आया, 2 था, डिफॉल्ट नहीं आया कुछ तो भी। 9 into 2 18 -0, 18 -0 18 होता है, एंड +5 5 ले लिया, 5 into, तो 5 लिया तो ये रो और कॉलम एलिमिनेट, तो ये दिस इज 27 -0, तो दिस इज 27। वैल्यू कितनी आ रही है, 3 -36 और +27 into 5 कितना होता है जी, 135। तो दिस इज 33 माइनस का, तो दिस इज 102 हो जाएगा, ठीक है। ये आया आंसर हमारा। अब मैं डेल्टा न्यू की बात कर लेता हूं, इसको डेल्टा बोल देते हैं। इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें हमने क्या किया था, रो चेंज किया था, अब कॉलम चेंज कर लेते हैं। कोई भी कॉलम, मैं तीसरे को पहली जगह ले जा रहा हूं, एक बार चेंज किया, 5 -1 एंड 2 एंड 2 0 3 2 0 3 एंड 1 9 एंड 0, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं, तो 5 बाहर लिया, 0 -27 -27, फिर माइनस का 2 आ गया, ये बाहर लिया तो 0 -18 माइनस का 18, एंड +1 बाहर लिया तो दिस इज -3 -0, तो -3। क्या हो जाएगा, -135 +36 एंड -3। देखो ये माइनस का 102 आ गया। यही तो बोले थे कि ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं। तो इससे क्या पता चला कि ये प्रॉपर्टी करेक्ट है। तो यही बोल रहा है कि कभी भी दो रो, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, दो अलग अलग रो, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 में डिफरेंस आपको क्लियर पता चल रहा होगा। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है कि हम कॉलम को रो के साथ रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है कि नहीं, आपको किसी कॉलम को कॉलम के साथ और किसी रो को रो के साथ कर सकते हो, और ये मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो आप, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। मतलब अभी मैंने एक बार कर लिया, जरूरत पड़ेगी तो फिर दूसरा और मैं इंटरचेंज कर लूंगा। ऐसा हो सकता है कि पहले एक रो किया फिर दूसरी बार दूसरा कॉलम कर दिया, तो भी चलेगा। जब तक हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं जाती तब तक हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि एक एक माइनस देते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ
कि यदि मुझे इसकी जगह लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह कि डेल्टा इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एन लिख सकता हूँ, माइनस बाहर लगा दूँ तो जो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ माइनस 102 हो जाएगा। तो यही तो आपको बता रहा था तब से कि ये आपको ध्यान रखना है, तो आप आई होप ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी हो जाती है। अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 5 की। ठीक है, ये 4 का एक्सटेंशन है, कुछ अलग नहीं है। 4 का एक्सटेंशन कैसे है, केवल ऑड टाइम चेंजेस गिव्स नेगेटिव साइन। किसका ऑड टाइम चेंजेस, प्रॉपर्टी नंबर 4 में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए प्रॉपर्टी 4 का एक्सटेंशन है। ठीक है, ऑड टाइम चेंजेस पॉजिटिव साइन है एंड इवन टाइम चेंजेस गिव्स पॉजिटिव साइन। ऑड टाइम में नेगेटिव देगा, मतलब क्या समझिए ध्यान से, मैं एक डेल्टा ले रहा हूँ, एक जनरल सा डिटर्मिनेंट लेता हूँ। ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ध्यान से देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेंजेस कैसे कर रहा हूँ, रो में सब खाली चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैं एक तो चेंज कर लिया कि रो 1 को मैंने रो 2 से चेंज कर लिया और रो 2 को मैंने रो 3 से चेंज कर लिया। कितने बार चेंजेस किए, 2 बार। 2 बार चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, इसको एज इट इज लिख दोगे, तो डेल्टा इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इवन टाइम यदि चेंज कर रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब बाहर पॉजिटिव आएगा, मतलब एज इट इज आ जाएगा। तो पहले R1 को R2 से चेंज करो, तो दिस इज B1 B2 B3 और ये हो जाएगा। ये पहला चेंजेस अभी दिखा रहा हूं मैं, डायरेक्टली पूरा लिख देता हूं। पहला हो गया तो यहाँ पे A1 A2 A3 आया होगा। अब R2 R3 से चेंज होगा, पहला होने के बाद तो दिस इज C1 C2 C3 एंड दिस इज A1 A2 A3, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बट यदि मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि R1 R2 में चेंज कर लिया, तो यहां से हमें क्या मिला, ये देखो यहां से क्या मिलेगा, R1 R2 से चेंज किया तो यहाँ B1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, B3 आ जाएगा, दिस इज A1 A2 A3 एंड दिस इज C1 C2 C3। नाउ अब एक और चेंज ले लेते हैं, C1 को C3 से चेंज कर रहे हैं, तो क्या हमारा डिटरमिनेंट बनेगा, C1 C3 चेंज हो रहा है तो ये B3 A3 C3 इधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा B3 A3 एंड C3 यहाँ आ गया, दिस इज B2 A2 एंड C2 एंड दिस इज B1 A1 एंड दिस इज C1। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो एक और चेंजेस ले लिया मैंने कि अब R3 को मैं फिर से R1 से चेंज करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा। अब ये चेंजेस मैं अभी डायरेक्टली करते जाता हूं, दिखाता हूं प्लस माइनस कैसे लेंगे। ठीक है, तो R3 को R1 से चेंज करेंगे, तो ये रहा R3, इसको R1 से चेंज कर लिया हमने, तो ये C3 C2 C1 ऊपर चला जाएगा, C3 C2 C1 एंड इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो A3 A2 A1 एज इट इज रह गया और ये हो गया B3 B2 एंड B1। क्या ये एज इट इज रह जाएगा क्या, जी नहीं, देखो पहली बार चेंज किया तो माइनस दिया इसने, इस पे ध्यान देना है आपको, माइनस पे। दूसरी बार एक और माइनस दिया तो ये प्लस हो गया, तीसरी बार फिर क्या करेगा, ये माइनस दे देगा। बट डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती रहेगी। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती रहेगी, एक माइनस दे देगा। तो वही बोल रहा है, ये पहला चेंज किया, ये दूसरा चेंज किया और ये तीसरा चेंज किया, तो एक एडिशनली माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 चेंजेस किए थे, ये फर्स्ट चेंज और ये सेकंड चेंज, तो ये एज इट इज रह गया। तो कभी भी आप मान लो कि आपको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अलग से और एक, ठीक है, लेट हमारे पास एक डेल्टा है, सपोज जैसे 2/2 का ही लेते हैं, 2 4 एंड 8 3। ठीक है, वैल्यू निकाला तो 6 माइनस 32 आ गया, दिस विल बी माइनस का 26 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो, अब मैं डेल्टा न्यू करता हूं। डेल्टा न्यू में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दोनों रो को चेंज कर देता हूं, तो दिस इज 4 3 एंड दिस इज 4 3 ऊपर चला गया, 2 8 नीचे आ गया। तो आप क्या करो ना, इसी की वैल्यू को माइनस लगा के लिख दो, यही तो बोल रहा है ये। फिर मैंने एक और चेंज किया, यहां पे मैंने चेंज क्या किया कि R1 को मैं R2 से चेंज कर दिया। अब मैं एक और बार चेंज करता हूं, C1 को C2 से चेंज करता हूं, तो हमारा डेल्टा न्यू अब क्या बन जाएगा, C1 C2 से 3 और 8 यहां आ जाएगा और 4 and 2 यहां आ जाएगा, तो दिस इज 6 माइनस 32। अब देखो क्या होगा, 2 बार चेंज किया हमने, तो ये एज इट इज आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। दिस इज 6 माइनस 32, दैट विल बी माइनस का 26। देखो एक और चेंज लेते तो माइनस आता, गारंटीड आएगा, गारंटीड आएगा, आप खुद से भी करके देख लो। तो वही बोल रहा है कि आप ये ध्यान रखें, कब ये रो और कॉलम चेंज करने वाला नहीं, कॉलम से कॉलम और रो से रो जब चेंज कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, तो 4th ही प्रॉपर्टी है, यदि मैं चाहता तो 4th वाले में ही प्रॉपर्टी नंबर 5th को मर्ज कर देता। ठीक है, तो अभी तक आप मैं 5 को रिकॉल करूं तो पहला आपने पढ़ लिया,
कि यदि सारे एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के जीरो होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली जीरो आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, अच्छा सीक्वेंस में याद नहीं करना, मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टीज बोल रही थी कि यदि किसी भी दो रो या दो कॉलम, एटलीस्ट दो रो की बात हो रही है, जो भी हो रहा है एटलीस्ट में चल रहा है, तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। थर्ड, आपने देखा ऐसे ही कि मतलब एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज करो और या कॉलम से रो को इंटरचेंज करो, वैल्यू सेम रहेगी। फोर्थ में आपने देखा था कि दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट पे, जब इवेंट टाइम चेंज होगा तो। देखो फिफ्थ को भी मिला दिया मैं, ठीक है। नहीं तो दो रो को चेंज करोगे, एक टाइम चेंज करोगे तो एक नेगेटिव साइन देगा, दो बार कर दोगे तो पॉजिटिव दे देगा। यार ये सब एक ही जैसा है, एक ही जैसा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर अब 6 की बजाय हमारे पास एक एग्जांपल है, पहले एग्जांपल देख लो, इसका आंसर देते हैं, ठीक है, या सॉल्यूशन देते हैं। बोला ए और बी है तो ए प्लस बी बताओ। देखते हैं ना, एक तो तरीका है ऐड करने का, आपको अभी डिटरमिनेंट का एडिशन हमने नहीं बताया है, बट आप सीधा सीधा ए प्लस बी के लिए आप क्या करोगे, ए को ओपन कर दो। तो ए के लिए आपने ओपन करना शुरू किया तो 1 बाहर लिया, दिस इज 6 इंटू 5 30 -7, फिर -5 बाहर लिया तो दिस विल बी 10 -3, देखते रहे आप, 10 -3 एंड +2 बाहर लिया, ये 2 है, तो 2 के केस में 14 -18, राइट है, 14 -18। तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, ये दिस इज 23 इंटू 1 23 एंड 7 इंटू -5, 7 इंटू -5 -35 एंड दिस इज 14 -18 -4 इंटू 2 -8। तो ये कितना हो जाएगा ये 15 हो गया, तो दिस इज -20 हो जाएगा, ठीक है। एंड बी निकाल लेते हैं, तो बी क्या हो जाएगा, 5 को बाहर लिया, 5 को बाहर लिया तो 10 -6 हो जाएगा, ये दिस इज 10 -6, -1 को बाहर लिया तो 30 -7, 30 -7 एंड +2 को बाहर लिया तो क्या हो जाएगा 18 -14, ठीक है। तो 10 -6 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, और ये 23 है माइनस का, देखें ध्यान से, और ये 4 इंटू ये प्लस का 8 हो जाएगा, तो दिस इज मेरे हिसाब से ये तो 20 आ गया, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है क्या, 20 एंड माइनस का 23, राइट है, एंड 2 इंटू ये गड़बड़ हो गया, 10 -3 है, यहाँ पे 3 है, ध्यान से देखें, तो दिस इज 7 इंटू 5 35, दिस इज 35, ठीक है। तो अब आप सोचे क्या ये याद है क्या मुझे, जी नहीं। अब देखो एक टेक्निक तो आपके पास ये है, a प्लस बी -20 + 20 दिस विल बी 0, और देखो मैं कैसे डायरेक्टली बोला कि 20 आएगा। 1 2 3 ये और इस कॉलम और इस कॉलम की बात करते हैं अपन। देखो C1 और C2 यहाँ पे चेंज हुआ है क्या, यहाँ पे क्या हो गया है, C2 C1 हो गया है, देखो तो ये C2 है और ये C1 है, मतलब इसी को हमने बोला मेथड नंबर 2 में कि A हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, 1 2 3 5 6 7 एंड 2 1 एंड 5 है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूं ना, हो कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करता हूं, तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, बोला कि एक माइनस दे देगा, तो दिस इज 5 6 एंड 7 1 2 3 एंड 2 1 5, तो यही तो है b एंड दैट विल बी b, तो b -a के बराबर है। तो नाउ a प्लस b चाहिए था हमें, और b को -a लिख सकते हैं, तो a -a, और ये क्या हो गया 0। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसीलिए डायरेक्टली मैंने 20 लिख दिया था कि ये 20 आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे पहले ही दिख गया था ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यदि आप डायरेक्टली देख पाते हो तो टाइम बहुत सेव होगा। अभी तो ये बहुत ईजी था, इवेल्युएट होने लायक, कभी कभी इवेल्युएशन बहुत टफ रह जाता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टीज माइंड में हमारे सर्कुलेट करती रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स विथ एनी अदर रो कॉलम इज 0। बात समझें, ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि मेरे पास एक डेल्टा है और मैं ऐसे लिखा हूं, अब इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। बोला कि यदि मुझे इवेल्युएट करना है डेल्टा, देखो तो बोला सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, मतलब किसी रो और कॉलम का
विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स विथ एनी अदर रो। देखो अब मैं क्या करूं, आपको एक बात पता है ना कि डेल्टा की वैल्यू हम ऐसे पहले बताया था, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 निकाल दें, ये पता है आपको। ये कोफैक्टर्स लिखे हैं, कोफैक्टर्स लिखे हैं किसके, A11 क्या कोफैक्टर C11। अब इसने बोला कि यदि इफ आप निकालें द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब A11 C12, मतलब आप एलिमेंट इस रो का ले लो और इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स लो, मतलब मैं इसके कोफैक्टर्स लेना शुरू कर देता हूं। यदि ऐसा ले लूं A12 C12 और प्लस A13 C13, तो ये डेफिनेटली जीरो होगा। और आपने बोला A11 C31 ले लिया ना, सॉरी ये 21 था, ध्यान से देखिए, दिस इज 2122 एंड दिस इज 23, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और A11 C के साथ 31 लिया आपने, और प्लस A12 C32 प्लस A13 C33, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, ठीक है। क्या बोला, इसके यदि किसी रो या किसी कॉलम या किसी रो से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ले सकते हो, उसके खुद के कोफैक्टर्स के साथ उसका प्रोडक्ट निकालो और उसका सम करो, तो वो डेल्टा की वैल्यू देगा, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। लेकिन यदि किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यदि आपने A11 लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग A21 है ना, तो इसके कोफैक्टर्स लगाओ, इसके साथ इसका लगाओ। आप कॉलम वाइज जाना चाहते हो तो इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो भी ऐसे होगा गेम। तो क्या हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। यही तो बोल रहा है, यदि ऐसा होगा तो जीरो हो जाएगा। आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूं, इसका एग्जाम्पल एक देख लो, ठीक है। हमारे पास डेल्टा है -1 0 2 0 -1 1 एंड 3 0 5, ठीक है। यदि मैं इसको ओपन करता हूं, ओपन करने का मतलब -1 इंटू, ये कोफैक्टर्स लिखते हैं यार, हम कोफैक्टर्स लिख रहे हैं, ये जो अपन लिखते हैं ना इसको कोफैक्टर ही है वो, तो -5 -0 -5, ठीक है। -0 ओपन होगा, जीरो के साथ कुछ भी ओपन करोगे एज इट इज रह जाएगा, प्लस का 2 ओपन किया तो 0 और माइनस ऑफ -3 प्लस का 3 हो गया। दिस इज -5 + 6 दैट विल बी 1, तो आंसर 1 आ रहा है। लेकिन अब देखो ना, -1 तो ये लिया, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो का कोफैक्टर लिखना है। जीरो का कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, इसको एलिमिनेट किया, कोफैक्टर याद रहना चाहिए आपको, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया कि नहीं। अब कैसे लिखते हैं, -1 की पावर, ये कौन सा है, 2 1 है ना, तो 2 + 1 और एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये और ये एलिमिनेट करके 0 2 0 5 0 2 एंड 0 5, ये बन गया, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, C21 कोफैक्टर 21, और ये क्या है A11। अब देखते रहे, प्लस 0 लिया, अच्छा 0 के साथ अब तो कोई भी कोफैक्टर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। एंड +1, क्योंकि एक तो 0 आ गया और मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन होता तो कर भी लेते, यहाँ कुछ भी आएगा तो 0 कर ही देगा। और +1 लिया, और 1 के साथ भी हम कोफैक्टर लेंगे, किसका, सॉरी +2 लिया, ये 2 ले रहे हैं ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। अब 1 का कोफैक्टर लेने वाले हैं हम, दूसरे रो या दूसरे कॉलम का कोफैक्टर, तो ये रो और ये कॉलम गायब, तो क्या बचेगा 0 2 एंड 0 5। देखो इसके कोफैक्टर के केस में क्या होगा, ये रो और ये कॉलम गायब, ये रो और ये कॉलम गायब, तो -1 0 3 0, तो -1 0 एंड 3 0, ये तो बचा। और इधर क्या बचेगा, कोफैक्टर ले तो -1 की पावर, ये एलिमेंट 2 3 है तो 2 + 3 हो जाएगा पावर में, ये बचा। अब देखो तो आंसर कितना आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, A12 एंड दिस इज C22 एंड दिस इज A13 एंड दिस इज C23, तो वैल्यू क्या आएगी, ये देखो। अच्छा ये डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक टोटल रो 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 इंटू एनीथिंग 0, तो दिस इज 0 प्लस अगेन 0 प्लस यहाँ भी तो 0, एक पूरा कॉलम 0 है, तो दिस इज 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये हमेशा होगा कि किसी भी रो के साथ किसी दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो कोफैक्टर है ना, उसका प्रोडक्ट का समेशन करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये कॉलम के साथ भी सेम चलेगा, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है आपको। किसी ने बोला कि सर ऐसे हो सकता है क्या कि मान लो अपन ने इसके एलिमेंट्स ले लिए, A12 ले लिए, तो इसके साथ मैं क्या करूं, किसका कोफैक्टर लूं, इसका मत लो, बस इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका ले लो या इसका ले लो, किसी एक का ले लो। तो यदि मैं C13 ले लिया एंड प्लस, अब दूसरे एलिमेंट पे आते हैं A22, इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग इधर या इधर, अब इधर का स्टार्ट कर चुके तो इधर का ही लेना है, यानी एक इधर ले लिया और दूसरा इधर ले लिया, वो फिर तो ऐसे बकवास काम हो जाएगा।
तो क्या करोगे, C23 प्लस A32 एंड C33, और इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। आप निकाल के भी देख लेना, ये 0 ही आएगा। तो यही मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि आप किसी एक रो या कॉलम के कोफैक्टर्स ना लेके किसी दूसरे करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के कोफैक्टर्स ले लोगे ना साथ में मल्टीप्लाई करके और ऐड करने में, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बात आप थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे इसको, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखते हैं इसको क्या है। इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम अ रो और कॉलम वी कैन टेक एनी नॉन जीरो फैक्टर कॉमन। मतलब किसी रो या किसी कॉलम से, एक रो या एक कॉलम से आसानी से हम कुछ भी फैक्टर कॉमन ले सकते हैं। अब ध्यान से देखें, आपको भी फिर मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, 2 into 2 का मैट्रिक्स लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 3, 6 एंड 0 एंड 5। तो इसने क्या बोला, किसी एक रो या एक कॉलम से, तो इस रो में से कुछ कॉमन आ रहा है कि आपको इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 बाहर ले लिया एंड दिस इज 1, 2, 0 एंड 5। अब इवेल्युएट कर लिया तो दिस इज 3 into क्या हो जाएगा, 5 minus 0, 5 minus 0, तो आंसर क्या आया, 15 आया। डायरेक्ट इवेल्युएट करते तो क्या हो जाता, 15 minus 0, 15 minus 0 दैट विल ऑल्सो बी 15, सॉरी 15 आएगा यहां से, ठीक है। तो दोनों से 15 आया। किसी ने बोला कि सर मान लो कि 2, 2, 3, 3 एक साथ कॉमन आना शुरू हो जाए, तो मान लो मैं एक नया डेल्टा आपके लिए लेता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आप 6 ले लो और यहाँ पे आप 9 ले लो, चलो जैसी मर्जी आप बोला, ठीक है। तो आपने यहां से बोला कि सर 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2, 3 चलेगा। एंड देन यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो 3 भी आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज 2, 3। फिर आपने बोला ऊपर से भी 2 कॉमन आ सकता है जी, आ जाए तो क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, और नीचे से भी एक और 3 आ गया, तो ये क्या बच जाएगा, 1, 1, 1, 1। आंसर डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 0। क्यों, 2 रो या 2 कॉलम सेम आ गए ना। वो तो डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते हैं 0, लेकिन मैं आपको फैक्टर कॉमन दिखा रहा था कि एक बार में मल्टीपल फैक्टर्स कॉमन आ सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए, एक रो से एक फैक्टर आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि अब पूरे इसमें सब में आपने चेक किया, पूरे एलिमेंट्स में नहीं चेक करना, सब में से नहीं, यहां एक रो या एक कॉलम से फैक्टर कॉमन आता है, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये फायदा क्या करता है, देखो एग्जांपल नंबर 3 में आपको दिखाता हूं, ठीक है। मान लो हमारे पास डेल्टा है, जब हमारे पास डिटरमिनेंट थोड़े बड़े रहते हैं ना, यहाँ पे मान लो है कि 21 है और यहाँ है 7 और यहाँ है 14 एंड दिस इज -1, 3, 4, 2 एंड 1, 3 और ले लो। अब आपको पता है ना ये बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे, 21, 14, ये कैलकुलेशन थोड़े कहीं ना कहीं तो बाकी के रिस्पेक्ट में बड़े होंगे, तो मैंने फट से यहाँ से 7 कॉमन ले लिया। 7 कॉमन लेते ये क्या बच गया, 3, 1 एंड 2, दिस इज -1, 4 एंड 1 एंड 3, 2, 3। आप इवेल्युएट कर सकते हैं आराम से, अभी आप खुद इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये इजी हो गया, इजी हुआ कि नहीं। मान लो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दे दूं, एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ ऐसा आ जाए कि डेल्टा इक्वल टू आपको बताना है 4, 8, 12 एंड 2, यहां ले लो 4 एंड 3 एंड हियर ऑल्सो 2, 4 एंड 6। वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करोगे, कॉमन लेना शुरू करोगे, या तो ऊपर वाले रो में से ले लो या कॉलम में से ले लो। तो आप रो में से लोगे ऊपर से, तो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, 2, 1 एंड 1। देन फिर देखा इसमें से भी तो आ रहा है 4 इंटू 4 आया, तो ये भी 2, 1, 1। खुश हो गए कि दो देखो 2 रो हमारे पास 0 आ गया ना, सॉरी सेम आ गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। यहां से भी कॉमन आ रहा है ना, 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लो कॉमन, दिस इज 4, 1 एंड 2। ये बराबर तो नहीं आ रहा ना, लेकिन ऊपर वाले के 2 बराबर आने से आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये इसी में काम आता है डायरेक्टली। कई बार क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स कॉमन आएंगे और हमारा इवेल्युएशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। और पूरा गेम तो क्या है, इसमें इवेल्युएट करना ही मेन गेम होता है। अब इवेल्युएट करना, डायरेक्टली इवेल्युएट तो रेस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है यहाँ पे, मतलब जैसे लिखा रहता है ना कि कहीं एंट्री का कि यहाँ पे प्रवेश निषेध है, वैसे ही यहाँ पे भी है कि डायरेक्टली आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है, इवेल्युएशन नहीं करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे हम फैक्टर्स कॉमन ले रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। बोल रहा है कि इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीपल ऑफ अदर रो और कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक्सटेंशन है, प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। कैसे दिखाता हूं आपको। क्या बोल रहा है कि डेल्टा, यदि ये अभी मैं एग्जांपल लिख के बता रहा हूं आपको, 3, 8 एंड 7 ले लिया एंड हियर
4, 6 एंड 9 ले लिया, और यहां पे मैंने 8 ले लिया, 12 ले लिया और 18 ले लिया। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एक कॉलम या रो किसी दूसरे रो या कॉलम, मतलब रो की बात रो से करेंगे और कॉलम की बात कॉलम से करेंगे, यदि उसका मल्टीपल मिल गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू 0 होगा। देखो तो मल्टीपल है क्या इसका? यदि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सॉरी सेम आ जाएगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इस कॉलम को ये कॉलम सेम कर देगा। देखो तो यही तो बोल रहा है, इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीपल ऑफ अदर रो और कॉलम, मतलब कॉलम 3 इज मल्टीपल ऑफ कॉलम 2, सही है? तो डायरेक्टली आप आंसर 0 लिख सकते हो। कैसे जी? ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे इसको कैसे कर रहे हैं। अभी अभी पढ़ा था हमने, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का भी एक्सटेंशन है और प्रॉपर्टी नंबर 7 का भी एक्सटेंशन है। यदि 2 और 7 को एक साथ मिला दो तो समझ लो 8 आ गया। 3, 8 एंड 7 तो एज इट इज रहने दिया, 4, 6 एंड 9 तो एज इट इज रहने दिया। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही क्या बचा यहाँ पे? 4, 6 एंड 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 रो या 2 कॉलम 0 होते ही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी सेम होते ही आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो यही तो बोल रहा है। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 ये मान लो, और दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, 3, 8, 1, 27, 72 एंड 3, सॉरी 9 दो यहां पे, एंड 2, 4, 0। आपने क्या ले लिया? देख लिया डायरेक्टली कि ये 9 का मल्टीपल है, इसको यदि 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। तो रो को रो के साथ चेक करना है, ये नहीं कि आप मान लो एक और मैं डेल्टा लेता हूं एग्जांपल 3। आप ध्यान से देखें, गलती नहीं करना, बिल्कुल गलती तो करना ही नहीं आपको। मान लो यहां पे मैं डेल्टा लिख रहा हूं आपको 1, 3, 9 एंड दिस इज 1, 3, 9 एंड 2, 4, 8, 7। क्या 0 होगा क्या? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर रो 1 कॉलम 1 का बराबर ही तो है, या मल्टीपल लिख लो। मल्टीपल तो होगा नहीं वैसे, बराबर ही तो। अरे उसमें नहीं देखना, या तो रो को रो के साथ देखना है या 0 को सॉरी कॉलम को कॉलम के साथ देखना है। 0 को क्या देखना? रो को रो के साथ या कॉलम को कॉलम के साथ। ठीक है, रो को रो के साथ या कॉलम को कॉलम के साथ, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यही बता रही है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 7 का एक्सटेंशन है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 2, 7, 5 आपको याद नहीं करना, बस एक माइंड में एक जो होता है ना, हम सीक्वेंस इसको बिठा लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। यदि आपको बस प्रॉपर्टीज पता है तो वही काम आएंगे। 2 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर कोई मतलब की नहीं है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं। बोला एनी डिटरमिनेंट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 डिटरमिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। इसको समझो क्योंकि इस पे सबसे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। बड़े मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। बड़े का मतलब ये है यहाँ पे। बोला कि किसी भी रो को यदि मान लो आपके पास कोई ऐसा डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, गामा प्लस डेल्टा एंड एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ, तो आप क्या कर सकते हो? इसको ब्रेक कर सकते हो। क्या बोल रहा है? एनी डिटरमिनेंट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 डिटरमिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? 3 into 3, तो 3 into 3 में ही ब्रेक होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। मतलब किसी रो और किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में ही ब्रेक कर सकते हो। ठीक है ना? तो ब्रेक कैसे कर सकते हो? देखो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दिस इज अल्फा गामा एक्स, दिस इज ए बी सी डी ई एफ एंड प्लस, ध्यान से देखें ये क्या हो जाएगा? अगला एलिमेंट इसके लिखेंगे बीटा डेल्टा वाई, और बाकी एज इट इज आ जाएगा ए सी ई एंड बी डी एफ, बी डी एंड एफ। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान होगा कि एक प्रॉपर्टी हम अभी 5वीं प्रॉपर्टी के बाद जो एग्जांपल कर रहे थे उसमें कुछ a प्लस बी टाइप का आया था। मैंने डायरेक्टली ऐड नहीं किया था। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर लो ना। ऐसा एडिशन नहीं होता है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसको इसके साथ ऐड कर लो और इसको इसके साथ ऐड कर लो। जी नहीं, आप समझ रहे हो कैसे एडिशन होगा? एडिशन तब होगा जब आपके 2 रो या 2 कॉलम बराबर होंगे, तो तीसरे रो या तीसरे कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं बस। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, इसका भी अब क्या बोलेगा कोई? मान लो और मैं डेल्टा ले लेता हूं सपोज। ठीक है, आपको मान लो ऐसा दिया हुआ 1 + 3, 2 + 5 एंड 7 + 3 एंड ईयर 1 + 4, 2 + 3 एंड 7 + 1 एंड 4 3 2।
इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, 4 7 10 5 5 8 एंड 4 3 2, अल्टीमेटली वही लिखा हुआ है, इवेल्युएट करो। तो दिस इज 4 बाहर आया, 10 माइनस 24 माइनस का 14, माइनस 5 बाहर आया, 14 माइनस 30, 14 माइनस 30 माइनस का 16 एंड प्लस 4 बाहर आया, 54 56 56 और माइनस 50, दिस इज 6, कितना हो जाएगा जी, माइनस का 56 प्लस का 80 प्लस का 24। इत्तेफाक से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 0 आ गया, इत्तेफाक था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं ब्रेक करके देखता हूं। इसको मैं डेल्टा 1 किसी एक रो या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में ब्रेक करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 2 7, बाकी एज इट इज रखना पड़ेगा आपको, तो दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 4 3 2 एंड प्लस अगला एज इट इज आने दो, 3 5 एंड 3 एंड दिस इज, ये एज इट इज आ जाएगा, 5 5 8 4 3 2। आप इन दोनों को इवेल्युएट करोगे तो आंसर दोनों का ऐड करने में 0 ही आएगा। कोई बोला कि सर मैं इसके रिस्पेक्ट में कर लूं तो भी कर सकते हैं। कोई बोला सर मुझे इसके रिस्पेक्ट में भी ब्रेक करना है, इसके रिस्पेक्ट में भी ब्रेक करना है, तो आप कर लो ना। अब इसको ब्रेक करना शुरू करो, तो ये अब 2 पार्ट और बनेगा, मतलब एक रो में यदि 2 एडिशन वाले टर्म्स आ रहे हैं तो 2 पार्ट बन रहा है। ठीक है, यदि किसी को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है सपोज, तो इसको एज इट इज और भी ले सकता है ना। इसको क्या करेगा वो, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो ध्यान से, ये तो एज इट इज रहेगा 1 2 7, इसको ब्रेक करना है क्या, तो कर लो, तो 1 2 7 एंड दिस इज 4 3 2। ये देखो ये ब्रेक हो रहा है, उधर ना देखे, ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। इसका पहला पोर्शन ब्रेक हो गया, अब दूसरे के साथ आएगा। ये पहला तो एज इट इज रहेगा प्लस 1 2 7 अगेन 4 3 1 4 3 1 एंड 4 3 2, ये पहला ब्रेक हुआ। अगेन सेम सिमिलरली और ये 2 बार ब्रेक होगा। ये 2 बार कैसे होगा, 3 5 3 और ये क्या हो जाएगा 1 2 7 एंड 4 3 2 एंड प्लस अगेन होगा 3 5 3 और दूसरा 4 3 1 4 3 2 4 3 1 एंड 4 3 2। यहां से भी आप वैल्यू इवेल्युएट करोगे तो 0 ही आएगा। इवेल्युएशन आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं। तो ब्रेक कर रहे हैं, इसका यदि रिवर्स में देखूं, रिवर्स क्या बोल रहा है इसका, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं नोट के फॉर्म में कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड 2 डिटर्मिनेंट्स। बताओ तो, 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा, बात तो सेम ऑर्डर की आएगी, ठीक है, किसी भी 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। इसमें 2 अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स आएंगे, वो ऐड कर पाएंगे क्या, जी बिल्कुल, इवेल्युएट करके ऐड कर देंगे। लेकिन यदि सेम ऑर्डर का होगा तो आप डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। मतलब यदि मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और दूं, या अगला स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड में प्रॉपर्टी नंबर 10 है वैसे हमारे पास। तो यदि मैं बोलूं कि आपको ऐसा दे दे, आपको कि 2 1 3 2 एंड प्लस 4 3 1 0, तो क्या आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे क्या ऐसे, 2 4 6 1 3 4 3 प्लस 1 4 2 0 2, ये हो जाएगा सर। अरे गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर रहना चाहिए आपको, ये नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें आप। प्रॉपर्टी नंबर 9 समझ में आ गया आपको। कभी भी आप किसी एक, देखो यहां पे हमने इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक किया इसको, यहां पे मैं तो कई तरीके से करके दिखा देना, 4 तरीके से, और भी छोटा छोटा करना है और भी ब्रेक कर सकते हो। कोई लगे ये जबरदस्ती का ब्रेक कर क्यों रहे हैं, अरे एग्जाम्पल्स आने तो आपको समझ में आ जाएगा कर क्यों रहे हैं। ऐसे जम्बल्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक बार ब्रेक कर दो, एक पोर्शन उसका ऐसे गायब हो जाएगा 0 आके कि पता ही नहीं चलेगा और क्वेश्चन स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 और ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी, आई होप इसको अच्छे से समझ लो। क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर एडिंग अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी रो टू अदर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और सबसे इंपॉर्टेंट, और इसके बाद हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसका बहुत यूज है। क्या बोला, मान लो अपने पास डेल्टा है सपोज, और यहाँ पे आपको मैं एक स्टैंडर्ड लिख लेता हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3, उसके बाद समझेंगे कि क्या स्टेटमेंट है, C1 C2 C3, ठीक है जी।
ये लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, इस पे ध्यान दें, अनचेंज कब, आफ्टर एडिंग अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो टू द अनदर रो और सेम फॉर कॉलम। मतलब किसी रो के कांस्टेंट मल्टीपल को किसी दूसरे रो में ऐड कर दें या किसी कॉलम के कांस्टेंट मल्टीपल को किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दें। ऐड का मतलब सब्सट्रैक्ट भी होता है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड, बात समझे कैसे? यदि मैं बोलूं कि यहां पे मुझे कॉलम 1 में 3 इंटू कॉलम 3 करना है, तो इस लिहाज से हमारा जो डेल्टा है वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें। कॉलम 1 में ऐड करना है कॉलम 3 का 3 गुना, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 3A3 एंड दिस इज B1 प्लस 3B3 एंड C1 प्लस 3C3 एंड दिस इज रिमेन सेम A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। अब कोई बोलेगा कि सर ये कैसे हो सकता है, ये तो आप एक नहीं दो दो कर सकते हो एक साथ, ये मल्टीपल टाइम्स ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे सेम आएगा, बताता हूं कैसे सेम आएगा। देखो इसको मान लिया कि इसकी वैल्यू k आ रही है, सपोज ये हमने मान लिया। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं। अभी प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोला था कि किसी रो या किसी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हम ब्रेक कर सकते हैं। मैं कॉलम 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेक कर रहा हूं, ये दिस इज A1। तो ब्रेक करेंगे तो कैसे हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड दिस इज C3 प्लस 3 बाहर ले लिया अगले में, तो क्या हो जाएगा A3 B3 एंड C3 A2 B2 एंड C2 एंड दिस इज ऑल्सो A3 B3 C3। ये पता है ना, ये हम बाहर ले सकते हैं कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल। तो ये देखो ये दो कॉलम सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस विल बी 0। ये तो 0 लिखा हुआ है, तो क्या बचा, केवल यही बचा। क्या बच गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 एंड दैट विल बी K। तो देखो हमने इससे भी K ही तो ला दिया और पहले से हमने K माना था, तो मतलब वैल्यू सेम होगी, ठीक है। कोई बोला सर एक बार क्या प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स लग सकती है क्या? बिल्कुल, यदि आपके पास डेल्टा है, मान लो ऐसा है आपके पास, देखो जैसे इसको मुझे इवेल्युएट करना है 1 1 1 एंड 3 2 -1 एंड 5 0 3, मुझे इवेल्युएट करना है। देखो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज लगाता हूं। कैसे? मैं क्या करता हूं, कॉलम 2 में से कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 लगाता हूं और कॉलम 3 में ये C1 ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा है, C1 प्लस 3C3 लिखना था, ठीक है। और कॉलम 3 में मैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 या कॉलम 1 जो मर्जी पे लो कॉलम 2 लगा लिया। ये दोनों एक साथ ही लिखो, तो देखो क्या हो रहा है। यदि ऐसी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो डेल्टा हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम 1 तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा 1 3 5। अब 10 बार 20 प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये वाली 20 बार लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करो तो 1 - 1 दिस इज 0, 2 - 3 दिस इज -1 एंड 0 - 5 दिस इज -5। अगेन C3 - C2 तो 1 - 1 0, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही माइनस करेंगे आप, -1 -2 -3 एंड दिस इज 3 - 0 3। अब मैं यदि इसको ओपन करता हूं तो देखो तुरंत आंसर देगा। डेल्टा ओपन करता हूं तो 1 के साथ ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -15, तो -3 -15। अगला 0 है, इसके साथ कुछ भी ओपन करो, अगला 0 है, इसके साथ कुछ भी ओपन करो, 0 ही रह जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -18 आंसर हो जाएगा। तो एक तो क्या है आपके पास कि आप डायरेक्टली इसको ओपन करें, और एक प्रॉपर्टी लगाओ, सीधा सीधा आंसर पाओ। प्रॉपर्टी लगाने से क्या हो गया, बस इवेल्युएशन मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो 10th प्रॉपर्टी यही बोल रही है कि आप किसी रो के साथ कोई रो का आप मल्टीपल ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। एडिशन का मतलब सब्सट्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। मैं एक और एग्जांपल लेने वाला हूं, ये लास्ट एग्जांपल होगा आज के लेक्चर का। देखिए इसी में मैं समझाऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 10 का रोल क्या है। 8 9 10 7 8 9 एंड 4 3 एंड -1, ठीक है। ओपन कर दिया डायरेक्टली। अब कोई बोला इवेल्युएट करना है, डायरेक्टली आप ओपन करें, आप कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे। तो 8 को बाहर लिया, -8 -27, -9 बाहर लिया, -7 -36, देखो -7 -36, प्लस 10 को बाहर लिया, 21 -24,
ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है इसका। देखो 8 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 35 माइनस 9 इंटू दिस इज माइनस का 43 एंड प्लस 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आप देखते रहो क्या आंसर आ रहा है। अब मैं इसका दूसरा मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर 2, जो प्रॉपर्टी नंबर 10 को यूज करेंगे। मैंने देखा कि रो 2 जो है और रो 1 में कुछ तो भी एक सिमिलरिटी दिख रही है, एक कम है। देखो तो यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 9 है। तो क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 10 लगा लेता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्टली हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, देखो कैसे दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ कि या तो रो 1 में या रो 2 में, कहीं भी आप प्रॉपर्टी लगा लो। मैं रो 2 में लगा देता हूँ। रो 2 में क्या करता हूँ कि मैं बोलता हूँ, या रो 1 में लगा लो, चलो रो 1 में लगा देते हैं। रो 1 में कि रो 1 माइनस रो 2। ठीक है, रो 1 में से सिंगल 1 मल्टीपल ऑफ R2 घटा रहा हूं, जरूरत पड़ेगा तो 2R2 भी कर लेता, 3R2 भी कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से गेम क्या हो रहा है, यदि ऐसा करना है तो सब प्रॉपर्टी इंटररिलेटेड। एक और एग्जांपल में दिखा दूंगा आपको। तो यहां से हमारे पास जो डेल्टा आ रहा है, डेल्टा विल बी, वो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 1 एंड 1 एंड 7 8 एंड 9 एंड दिस इज 4 3 -1। ये पिछले एग्जांपल जैसा हो गया जी। अब मैं प्रॉपर्टी कौन सा लगाऊंगा, C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 में C3 माइनस C2। उससे फायदा क्या हो रहा है, देख रहे हो, ध्यान से आप देखते रहो। ये तो एज इट इज रह जाएगा 1 7 4, C1 को छूना नहीं, C2 में से C1 घटाना है, तो 1 -1 0, 8 - 7 1, 4 - 3 -1 एंड C3 माइनस C2, दिस इज 0, दिस इज 1, -1 - 3 -4। अब मैं इसको ओपन कर देता हूं, तो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 एंड +1, -4 एंड +1, तो दिस इज -3 इंटू 1 -3। सीधा मैंने आंसर दे दिया, क्योंकि अगला ओपन करोगे 0 के रिस्पेक्ट में, तो 0 इंटू एनीथिंग 0 और दिस 0 इंटू एनीथिंग 0, सेम आ गया ना, सेम आ गया, तो क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली देखो आंसर आ गया। यहाँ पे इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ा और हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया। ठीक है, ये हम मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 था। चलो एक एग्जाम्पल छोटा और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिखाने के लिए। डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है ना, 24 76 एंड 38। ठीक है, दिस इज 12 एंड दिस इज 38, दिस इज 19, दिस इज 3 8 और 27। बोला इवेल्युएट करो। आप बोले डायरेक्टली करेंगे, अरे डायरेक्टली देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रॉपर्टी, अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टी में क्या बोलूँ कि R1 में से R2 का 2 मल्टीपल 2R2 माइनस कर रहा हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2R2। ठीक है, चाहे पहले 2R2 लिख लो, जैसे लिखना है दोनों सेम है। R1 माइनस 2 इंटू R2, R1 माइनस 2 इंटू R2 कर दिया, तो क्या फायदा हो गया, हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो गया, R1 में से 2R2 करोगे तो ये देखो अब डेल्टा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 एंड दिस इज 12 38 19 3 8 एंड 27। क्या हो गया जी, पूरा रो 0, तो आंसर क्या हो गया, 0। तो ये हो गया ना हमारा आंसर। तो यही तो फायदा है प्रॉपर्टी लगाने का। ये फायदा दिख रहा है आपको प्रॉपर्टी का। नहीं लगाएंगे तो बड़ा कैलकुलेशन करते रहो, और बड़ा कैलकुलेशन इतना ईजी तो नहीं होता। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि मैंने थ्रू आउट सारी प्रॉपर्टीज बताई है। अभी बहुत बेहतर एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।